हेलो दोस्तों, मैं गुड्डू आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग BPSC TRE1 और TRE2 में पूछे गए प्रश्नों को उसके विश्लेषण सहित हल करेंगे और जानेंगे उससे संबंधित जो फैक्ट्स हैं उसके बारे में। चूँकि किसी भी परीक्षा में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का महत्व बहुत अधिक होता है और इससे हमें एक पैटर्न का पता चलता है कि आयोग किस तरह के प्रश्नों को पूछ रहा है और कभी कभी बहुत सारे प्रश्नों को रिपीट भी किया जाता है। तो आज उसी कड़ी में BPSC TRE1 और TRE2 में जो प्रश्न पूछे गए थे उससे संबंधित प्रश्न को हल करेंगे और उससे रिलेटेड जो जितने सारे प्रश्न बन सकते हैं उसे भी हम लोग बनाएंगे। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवासों के प्रमाण हैं? दोस्तों, ये गर्त आवास ऐसे आवासों को कहा जाता है जो मिट्टी के अंदर बनाए जाते थे। ये बुर्ज होम जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, यहीं पर ऐसे घरों के प्रमाण मिले हैं जो मिट्टी के नीचे बनाए गए थे, खास करके ठंडी के मौसम में ठंड से बचने के लिए गर्त आवास बनाए जाते थे। तो इसका सही जवाब होगा बुर्ज होम। और ये हड़प्पा कालीन स्थल है। अगला प्रश्न है, भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कितनी महान शक्तियां महाजनपद अस्तित्व में थी? ऑप्शन है 11, 13, 17, 16। दोस्तों, हम जानते हैं कि प्राचीन काल में हमारे पूरे भारत में 16 महाजनपद थे, जिसमें 3 महाजनपद बिहार में भी थे। अंग, मगध और वज्जी। अंग, मगध और वज्जी, ये 3 महाजनपद बिहार में थे। कभी कभी प्रश्न पूछ दिया जाता है कि 16 महाजनपदों में से बिहार में कितने महाजनपद थे? तो 16। और इन महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध हुआ। तो इस सवाल का सही जवाब होगा डी, 16। भारत में कुल 16 महाजनपद थे। अगला प्रश्न है, मलिक इख्तियार उद-दीन अल-तुनिया ने रजिया सुल्तान को निम्नलिखित में से किस किले में कैद किया था? जयपुर के जयगढ़ किले में, गोलकुंडा के गोलकुंडा किले में, जोधपुर के मेहरगढ़ किले में, बठिंडा के किला मुबारक में। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि रजिया सुल्तान भारत की पहली मुस्लिम महिला शासिका थी जो गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश की पुत्री थी। इसे बठिंडा के शासक इख्तियार उद-दीन ने कैद कर लिया था बठिंडा के किला में। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा बठिंडा के किला मुबारक में। अगला प्रश्न है, दीवाने कोही के रूप में विख्यात कृषि विभाग किसके द्वारा बनाया गया था? दीवाने कोही कृषि की उन्नति के लिए बनाया गया एक विभाग था। तो इसे प्रश्न है कि इसे किसने बनाया था? नंबर 1 मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों, इसे मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था। तो इसका सही जवाब होगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक इतिहास में सबसे बदनसीब और अपने निर्णय में सबसे ज़्यादा अगर किसी को कठिनाई हुई और निर्णय को पलटना पड़ा तो वह मोहम्मद बिन तुगलक ही था।
इन्होंने कई सारे निर्णय ऐसे लिए जो समय और परिस्थिति के चलते इसे बदलना पड़ा। जैसे इसका एक राजधानी परिवर्तन का था, दूसरा सांकेतिक सिक्का चलाने का, और भी कई टैक्स बढ़ाने का, बहुत सारे निर्णय जो लिए गए इन्हें फिर बाद में बदलना पड़ा। इसीलिए एसामी ने इसके बारे में कहा था, जब इसकी मृत्यु हुई तो एसामी ने कहा कि आज प्रजा को राजा से और राजा को प्रजा से छुटकारा मिला। तो दोस्तों इसका सही जवाब मोहम्मद बिन तुगलक होगा। दीवाने कोही नामक कृषि विभाग की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी घटना 1905 में बंगाल विभाजन से पूर्व घटी थी? प्रश्न है, निम्न में से कौन सी घटना 1905 में बंगाल विभाजन से पूर्व घटी थी? नंबर 1 जलियांवाला बाग नरसंहार, काकोरी कांड, चौरी चौरा कांड, चापेकर बंधुओं द्वारा प्लेग कमिश्नर की हत्या। दोस्तों इस सवाल का जलियांवाला बाग नरसंहार ये तो 1919 में हुआ था, ये होगा ही नहीं। चौरी चौरा कांड ये भी 1922 ईस्वी में हुआ था, ये भी नहीं होगा। काकोरी कांड ये भी 1925 में हुआ था। यहाँ पे कहा रहा 1905 से पहले, तो 1905 से पहले इसका एक ही जवाब ऑप्शन नज़र आता है, चापेकर बंधुओं द्वारा प्लेग कमिश्नर की हत्या। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, चापेकर बंधुओं द्वारा प्लेग कमिश्नर की हत्या। अगला है, रॉलेट एक्ट की प्रतिक्रिया के रूप में खाली जगह को राष्ट्रीय अपमानना दिवस के रूप में आयोजित किया गया। इसका सही जवाब होगा 6 अप्रैल 1919। 6 अप्रैल 1919। दोस्तों रॉलेट एक्ट एक ऐसा कानून था जिसे सिडनी रॉलेट के अध्यक्षता वाले कमेटी ने पारित किया था, और इसे बिना दलील बिना वकील का कानून कहा जाता था, क्योंकि इस कानून के तहत किसी भी क्रांतिकारी को सिर्फ शक के बिना सबूत के सिर्फ शक के आधार पर उसे गिरफ्तार किया जा सकता था, उस पर मुकदमा चलाया जा सकता था और उसे सज़ा दी जा सकती थी। और दूसरी ओर इसके द्वारा सुनाए गए सज़ा या जो भी उसको सज़ा के रूप में दिया जाता था, तो उसमें किसी भी न्यायालय में और उसका अपील नहीं किया जा सकता था, इसलिए इसे बिना दलील बिना वकील का कानून कहा गया। अगला नंबर है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ब्रिटिश अधिकारी माइकल ओ डायर की हत्या निम्नलिखित में से किसने की थी? ऑप्शंस है रामप्रसाद बिस्मिल, उधम सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह। दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड हम लोग जानते हैं 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था, जहां पर बैसाखी के दिन भारत के बहुत सारे निहत्थे लोग एक जगह मिल करके सैफुद्दीन किचलू और उसके साथियों को पकड़ लिया गया था। तो उसी के इसमें एक सभा कर रहे थे, तो जनरल डायर अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंचा और निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसवा दी। तो इसका बदला लेने के लिए 13 मार्च 1940 ईस्वी को सरदार उधम सिंह ने कैक्सटन हॉल लंदन में एक बैठक को संबोधित कर रहे जनरल माइकल ओ डायर को गोली मारकर हत्या कर दी थी। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा उधम सिंह, बी उधम सिंह। उधम सिंह ने माइकल ओ डायर की हत्या लंदन में कर दी थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नेताओं में से कौन काकोरी ट्रेन डकैती मामले में अभियुक्त नहीं था? भगत सिंह, राजेंद्र नाथ लाहिरी, रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह। दोस्तों काकोरी कांड 1925 ईस्वी को
लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर अंग्रेज़ों के द्वारा एक ट्रेन चलाया जा रहा था, जिसमें कुछ हथियार और पैसे थे। तो इसे भारत के क्रांतिकारियों ने मिलकर लूट लिया था। इसमें राजेंद्र लाहिड़ी थे और रोशन सिंह थे, लेकिन भगत सिंह नहीं थे इसमें। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा भगत सिंह। अगला प्रश्न है चंपारण सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस वर्ष में शुरू किया गया? 1928, ऑप्शन बी 1917, ऑप्शन सी 1935, ऑप्शन डी 1945। चंपारण सत्याग्रह दोस्तों गांधी जी द्वारा भारत में चलाया गया प्रथम सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह है। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी को आमंत्रित करने वाले नेता राजकुमार शुक्ल थे, जो बिहार के ही किसान नेता थे। इन्होंने गांधी जी से आग्रह किया कि हमारे यहाँ एक 3 कठिया व्यवस्था चल रही है। 3 कठिया व्यवस्था यानी 20 कट्ठा जमीन में 3 कट्ठा जमीन पर नील की खेती करना आवश्यक था। इसे ही 3 कठिया व्यवस्था कहा जाता है। तो गांधी जी के द्वारा भारत में चलाया गया प्रथम सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह था, जो 1917 ईस्वी में चलाया गया था। तो इसका सही जवाब होगा 1917 ईस्वी। अगला प्रश्न है गांधी जी ने वर्ष खाली जगह में अहमदाबाद में सूती मिल श्रमिकों को साथ लेकर एक सत्याग्रह का आयोजन किया था। यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में गांधी जी द्वारा प्रथम सत्याग्रह तो ये 1918 में चंपारण सत्याग्रह के 1 साल बाद 1918 ईस्वी में ये चलाया गया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देश से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? निम्नलिखित में से किस देश से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? गैबन, थाईलैंड, युगांडा, इंडोनेशिया। दोस्तों इसका सही जवाब होगा थाईलैंड। यह ज्योग्राफी का प्रश्न है। दोस्तों भूमध्य रेखा पृथ्वी को अगर बीच से काट दें, बीच से राउंड एक रेखा खींचा जाता है जो पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में बांटता है, इसे ही भूमध्य रेखा कहा जाता है। और भूमध्य रेखा के ऊपर वाले हिस्से को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण वाले हिस्से को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहा जाता है। अगला प्रश्न है भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, चीन। दोस्तों भारत यहाँ सबके साथ सीमा साझा करता है, लेकिन सबसे अधिक सीमा जो साझा करता है वह बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। सबसे अधिक लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर, चीन के साथ 34,088 किलोमीटर, पाकिस्तान के साथ 3,323 किलोमीटर, नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर और सबसे कम अफगानिस्तान के साथ मात्र 106 किलोमीटर। तो सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ साझा करता है और सबसे छोटी अफगानिस्तान के साथ। अगला प्रश्न है निम्न में से किसे श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है?
दोस्तों निम्नलिखित में से किसे श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है? मकालू, चोओऊ मकालू, लाओत्से, धौलागिरी। दोस्तों धौलागिरी पर्वत का नाम संस्कृत के ध्वल शब्द से उत्पन्न हुआ है जिसका अर्थ श्वेत होता है, यानी इसका सही जवाब होगा धौलागिरी। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक स्वायत्त निकाय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुई? 2010, 2000, 2006, 2003। इसका सही जवाब होगा 2003। 2003 में जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना हुई। अगला प्रश्न है, 1972 में पश्चिम बंगाल वन विभाग ने राज्य के दक्षिण पश्चिम जिलों में निम्न कोटिकृत वनों को पुनर्जीवित करने में अपनी विफलताओं को स्वीकार किया। ऑप्शन है ए पलास, बी साल, सी सीपियाल, डी सागौन। इसका सही जवाब होगा बी साल। अगला प्रश्न है, बेसल प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ओजोन परत, वनों का जलना, समुद्री जल का प्रदूषण, खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों के सीमा पार स्थानांतरण। इस प्रश्न का सही जवाब होगा डी खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों के सीमा पार स्थानांतरण। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र ग्रीन जलवायु कोष का मुख्यालय किस देश में है? ऑप्शन है दक्षिण कोरिया, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया। अगला प्रश्न है, हमारे पर्यावरण के प्रति असंवेदनशीलता के कारण निम्नलिखित में से कौन सा पादप विलुप्त होने के कगार पर है? हेलियंथस एनुअस, रोजा डमासेना, मधुका इंसिग्रिस, बेलिस पेरिनस। इसका सही जवाब होगा नंबर ए हेलियंथस एनुअस। यह सूरजमुखी प्रजाति का एक पौधा है। हेलियंथस एनुअस सूरजमुखी प्रजाति का पौधा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राज्य की विधान परिषद में कुछ सदस्यों को नामित करने की शक्ति रखता है? संबंधित राज्य के राज्यपाल, भारत के प्रधानमंत्री, संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री, संबंधित राज्य की विधान परिषद के अध्यक्ष। जैसे हम लोग जानते हैं कि केंद्र के राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। उसी तरह से राज्य विधान परिषद में भी सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार प्राप्त है। जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्रपति को राज्यसभा के सदस्य को मनोनीत करने का अधिकार है, उसी तरह से राज्य के विधान परिषद में संबंधित राज्य के राज्यपाल को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा संबंधित राज्य के राज्यपाल। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि संसद के पास संघ सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की विशेष शक्तियां हैं? अनुच्छेद 246, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 362, अनुच्छेद 287। इस प्रश्न का सही जवाब ए होगा अनुच्छेद 246।
अगला प्रश्न है, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को मापने की इकाई क्या है? प्रकाश के तरंग दैर्घ्य को मापने की इकाई क्या है? फैराडे, कैंडेला, डायन, एंगस्ट्रॉम। तो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य यानी प्रकाश के मोटाई को तरंग दैर्घ्य कहा जाता है आम भाषा में। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को मापने की इकाई एंगस्ट्रम होता है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा डी, एंगस्ट्रम। अगला प्रश्न है, पानी के अंदर ध्वनि संकेतों का पता लगाने के लिए खाली जगह का उपयोग किया जाता है। बोलोमीटर, पायरोमीटर, एमीटर, हाइड्रोमीटर। पानी के अंदर ध्वनि तरंग का पता लगाने के लिए हाइड्रोफोन का इस्तेमाल किया जाता है। इसका सही जवाब होगा डी, हाइड्रोफोन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? हाइग्रोमीटर वायुमंडल का जलवाष्प अंश, लेक्टोमीटर तरल का विशिष्ट घनत्व, एनीमोमीटर वायु की गति, सिस्मोग्राफ भूकंप। इसका सही जवाब होगा लेक्टोमीटर तरल का विशिष्ट घनत्व, क्योंकि लेक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। लेक्टोमीटर से तरल का विशिष्ट घनत्व नहीं, दूध का शुद्धता मापी जाती है, इसलिए इसका सही जवाब बी होगा। जबकि हाइग्रोमीटर से वायुमंडल का जलवाष्प का अंश मापा जाता है, ये सही है। एनीमोमीटर से वायु की गति मापी जाती है, ये भी सही है। सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता नापी जाती है, ये भी सही है। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब बी, लेक्टोमीटर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विस्थापन के बारे में कौन सी बात गलत है? यह धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। विस्थापन कभी भी दूरी से अधिक नहीं होता है। इसकी एसआई इकाई मीटर होती है। यह हमेशा धनात्मक होता है। इसका सही जवाब होगा डी, यह हमेशा धनात्मक होता है। अगला प्रश्न है, फ़ारेनहाइट स्केल पर भापांक स्टीम पॉइंट क्या है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, 80 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका सही जवाब होगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। यदि अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है? जॉन डाल्टन, ओटो हॉर्न, विलार्ड गिब्स, रॉबर्ट बॉयल। दोस्तों, जॉन डाल्टन को आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ए, जॉन डाल्टन। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने कैवेंडिश प्रयोगशाला में काम करते समय 1932 में न्यूट्रॉन की खोज की थी? हमारा सीधा प्रश्न है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, कार्ल डी एंडरसन, एडमंड बेकुरल। इस प्रश्न का सही जवाब होगा जेम्स चैडविक, यानी न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। दोस्तों, परमाणु का 3 मौलिक कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ये नाभिक परमाणु के नाभिक में होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन्स उसके कक्षा में चक्कर लगाते हैं। और अगला प्रश्न हमारा है, लोहे में जंग लगने के लिए किस अवस्था का होना आवश्यक है? O2 की अनुपस्थिति, CO2 की उपस्थिति, पानी की अनुपस्थिति, O2 की उपस्थिति। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑक्सीजन की उपस्थिति। लोहे में जंग लगने के लिए
ऑक्सीजन आवश्यक होता है, चूँकि लोहा ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाता है और इसे ही हम लोग जंग लगना कहते हैं। अगला प्रश्न है अम्लराज एक्वारेजिया खाली जगह का मिश्रण होता है। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल तथा तनु नाइट्रिक अम्ल। इसका सही जवाब सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा। अगला प्रश्न है जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए खाली जगह का उपयोग किया जाता है। बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, चूना, वॉशिंग सोडा। इसका सही जवाब होगा वॉशिंग सोडा। जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है खाली जगह को विटीकल्चर के रूप में जाना जाता है। विटीकल्चर सब्जियां, फूल और फल उगाने को, मछली प्रजनन को, रेशम कीट का पालन करने को, अंगूर की खेती को। दोस्तों, अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहा जाता है। इसका सही जवाब डी होगा। अगला प्रश्न है उत्तक विज्ञान और कोशिका विज्ञान के क्षेत्र में सभी कोशिका केंद्रकों को लाल रंग देने के लिए किस जैविक रंजक का इस्तेमाल किया जाता है? क्रिसोलेट, फेनाप्थलीन, सेफ्रेनिन, मिथाइल ऑरेंज। इस प्रश्न का सही जवाब होगा सी, सेफ्रेनिन। अगला प्रश्न है मैग्नीशियम निम्नलिखित में से किसका संघटक धातु है? पर्णहरित अणु, क्लोरोफिल, डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया, डी राइबोसोम। इसका सही जवाब होगा ए, पर्णहरित, यानी क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। अगला प्रश्न है डीएनए को प्रमुख रूप से खाली जगह कोशिका में संग्रहित किया जाता है। गोल्जी काय में, नाभिक में, साइटोप्लाज्म में, प्लाज्मा झिल्ली में। इस प्रश्न का सही जवाब नाभिक होगा। डीएनए को केंद्रक में संग्रहित किया जाता है।